आने वाले चंद दिनों में पढ़ाई का बोझ ज़रा बढ़ गया और क्लासेस का शेड्यूल पहले से सख्त हो गया। तो वो दोनों टेस्ट तैयार करने और देने में ऐसी मसरूफ़ हुई कि कहीं आ जा नहीं सकी। वो वसत मार्च के दिन थे। इस्तांबुल पे छाया कहर टूट रहा था और बाहर की रसीली हवा हर सू गुलाब और ट्यूलिप्स खिला रही थी। अब सुबह सवेरे घास पर बर्फ़ की जमी सफ़ेद तह नहीं नज़र आती थी और सुबांची का सब्ज़ा अपने असल रंग में लौट रहा था। ऐसे ही एक दिन इन दोनों ने टाकपी पैलेस म्यूज़ियम जाने का प्रोग्राम बनाया, मगर इसी वक्त हाल आ गई। इसके पास कोई दूसरा प्रोग्राम था। मेलो कैंट में मिलाद हो रहा है, चलोगी? क्यों नहीं, इस बहाने थोड़ा सा सवाब भी कमा लेंगे। वरना मैंने और हया ने ऐसे तो कोई नेकी करनी नहीं है। डीजे अपना बैग बंद करते हुए बोली। वैसे रबीउल अव्वल ख़त्म हो चुका है या होने वाला है, हो चुका है, मगर ये स्टूडेंट्स का मिलाद है और पढ़ाई के बायस मुलतवी होता जा रहा था, इसलिए इतना लेट किया है। अब चलो। मिलाद में दर्स देने वाली लड़की ऊंची चौकी पर बैठी थी। सामने रखी छोटी मेज़ पर खुली किताब से पढ़कर वो तुर्क में दर्स दे रही थी। साथ ही वो एक शर्मिंदा निगाह सा सामने दीगर लड़कियों के साथ बैठी हया और खतीजा पे भी डाल लेती, जो सरों पर दुपट्टे लपेटे बहुत तवज्जो से दर्स सुन रही थीं। मुदर्रस लड़की सख्त शर्मिंदा थी। हाजरीन की अंग्रेज़ी अच्छी नहीं थी, इसलिए इसकी मजबूरी थी कि इसे तुर्क में दर्स देना पड़ रहा था और इसे यकीन था कि बज़ाहिर बहुत तवज्जो और गौर से सुनती पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स को समझ कुछ नहीं आ रहा। दर्स ख़त्म हुआ तो वो लड़की इनकी तरफ आई और बहुत माजरत ख्वाना अंदाज में इनको देखा। आपकी समझ में तो कुछ नहीं आया होगा। ले, समझ क्यों नहीं आया? डीजे ने नाक से मक्खी उड़ाई। पहले आपने हिजर अस्वद को चादर पे रखने वाला वाक़या बताया, फिर गारे हिरा वही, मुसलमानों की इब्तदाई तकालीफ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कुर्बानियाँ, अबू जहल बिन हशाम की गुस्ताखियाँ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कबूल इस्लाम, हिजरत मदीना, फिर ग़ज़वा बदर। लड़की ने बेयकीनी से पलकें झपकाईं। आपको तुर्क आती है? तुर्क नहीं आती, मगर अपनी हिस्ट्री सारी समझ आती है। वो जवाबन हंसकर बोली। तुर्क उर्दू जैसी ही लगती थी और वाक़तन वो सहाबा कराम के अस्मा के बायस सब समझ पा रही थी। शुक्रिया शुक्रिया। वो इतनी खुश हुई कि इसका चेहरा गुलाबी पड़ गया। मिलाद ख़त्म हुआ तो हाले की अम्मी का फ़ोन आ गया। इन्हें कोई ज़रूरी काम था, सो हाले ने इनके साथ आगे जाने से माजरत कर ली। अब इन्हें टाकपी पैलेस अकेले जाना था। दो लोग अकेले तो नहीं होते। वो टाकसम स्क्वायर पर बस से उतरी तो हया ने इसे तसल्ली दी। डीजे हंस दी। फिर भी तीसरे को साथ लेने में क्या हर्ज है। वो इस्तक़लाल स्ट्रीट की जानिब मुड़ी तो कदम खुद ब खुद बर्गर किंग की जानिब बढ़ने लगे। वो चलेगा हमारे साथ? इस रोज़ कितना गुस्सा किया था इसने, याद है? वो इसलिए कि तुम्हें ढूंढते हुए बहुत फ़िक्रमंद और परेशान हो गया था, मगर अब थोड़ा सा इसरार करेंगे तो ज़रूर चलेगा। इस्तक़लाल स्ट्रीट वैसे ही रश से भरी थी। वो दोनों बाजार बाजू में बाजू डाले तेज़ तेज़ चल रही थीं। ये इनकी दोस्ती की अलामत हरगिज़ नहीं थी, बल्कि स्ट्रीट की जेब कतरों से बचाव के लिए वो अपने मिले हुए कंधों से पर्स लटकाती थी ताकि छीने ना जा सकें। हया तो इस वाक़े के बाद बहुत मोहतात हो गई थी। अब भी इसने अपने सफ़ेद कोट के ऊपर पर्स यूँ डाल रखा था कि बाएं कंधे से स्ट्रेप गुजार कर दाएं पहलू से पर्स लटक रहा था। बाल खुले थे और दुपट्टा गर्दन के गिर्द लिपटा था। डीजे ने भी इसी की तरह शलवार कमीज़ पर स्याह लंबा कोट पहन रखा था। बर्गर किंग में खूब गहमा गहमी थी। इश्तहा अंगेज़ सी महक सारे माहौल में फैली थी। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए किचन की तरफ खुलते दरवाजे की तरफ आईं। सामने तवील सा किचन था। इधर उधर एप्रन और टोपियां पहने दो चार अफराद आ जा रहे थे। स्लैब के साथ वो भी खड़ा था, जीन्स और शर्ट पर सफ़ेद एप्रन पहने, हाथ में बड़ा टोका लिए वो कटिंग बोर्ड पर रखे गोश्त के बड़े बड़े टुकड़ों को खटाखट काट रहा था। गुड मॉर्निंग मैनेजर। दोनों ने चौखट में खड़े होकर बावाज़े बुलंद पुकारा तो इसका तेज़ी से चलता हाथ रुका। इसने गर्दन उठाकर इन्हें देखा, फिर सर से पाँव तक इनका जायज़ा लिया। दोनों जॉगर्स पहने फूले हुए हैंड बैग्स उठाए हुए थी। हया के हाथ में रोल किया हुआ इस्तांबुल का नक्शा था और डीजे के हाथ में एक गाइड बुक। गोया वो पूरी तैयारी से आई थी। गुड मॉर्निंग। वो वापस गोश्त की तरफ मुतवज्जा हुआ और दूसरे हाथ से एक छोटी सी स्टैंड पर लगी तख्ती उठाकर सामने काउंटर पर पटक कर रखी। इस पर लिखा था, आई एम बिज़ी, डू नॉट डिस्टर्ब। हया और खतीजा ने एक दूसरे को देखा। फिर हया वहीं चौखट के साथ टेक लगाए बाजू सीने पर लपेटे ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए से देखने लगी, जबकि डीजे मुस्कुराहट दबाए आगे बढ़ी।
हम टॉप कपी पैलेस जा रहे हैं। खतीजा ने काउंटर के सामने आकर इतला दी। इस्तकलाल स्ट्रीट से बाहर निकलो, टाक्सम से म्यूनिसिपलिटी बस पकड़ो, वो पहुंचा देगी। वो सर झुकाए, एक हाथ से गोश्त का टुकड़ा पकड़े दूसरे से खटाखट छुरा चला रहा था। मगर हमें एक हैंडसम गाइड भी चाहिए। हैंडसम गाइड अभी मसरूफ़ है, किसी गैर हैंडसम गाइड से रब्ता करो। डीजे ने पलटकर हया को देखा, इससे मुस्कुराते हुए शाने उचका दिए। वो वापस जहान की तरफ घूमी। तो आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम में से कोई फिर टाक कपी के किले में गुम हो जाएगी और मेरा पूरा दिन बर्बाद होगा। एक दफ़ा फिर सोच लें, लिख कर दे दूँ? वो कहते हुए टुकड़ों को एक तरफ टोकरी में रखने लगा। इसके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। अच्छा, एक बात बतलाएं, इस्तकलाल स्ट्रीट में जेब कुतरे होते हैं ना? डीजे ने इसके सिल्वर स्मार्टफोन को देखते हुए कहा, जो करीब ही चार्जिंग पे लगा था। हाँ, तो समझे आपकी जेब कट गई। डीजे ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उचक्का, तार निकाली और हया के साथ आ खड़ी हुई। फ़ोन वाला हाथ इसने कमर के पीछे कर लिया था। क्या मतलब? इसे शदीद किस्म का झटका लगा था। वो हाथ रोककर इन्हें देखने लगा। मतलब ये है कि अगर आप हमारे साथ टॉप कपी पैलेस नहीं चलेंगे तो हम इस मोबाइल को बेचकर आधा जवाहर तो ख़रीद ही लेंगे। वैसे फ़ोन अच्छा रखा हुआ है आपने। वो उलट पुलट कर मोबाइल देखने लगी। पाकिस्तानी रुपयों में 2-2.5 लाख से कम का तो नहीं होगा। वो छुरा रखकर इनके सर पर आ पहुंचा। मेरा फ़ोन वापस करो। कड़ी निगाहों से इन्हें देखते हुए इसने हाथ बढ़ाया। टॉप कपी से वापसी पर दे दूंगी, वादा। मतलब तुम लोग मुझे यरकमाल बनाकर ले जाओगी? कोई शक? वो पहली दफ़ा बोली। ठीक है, मगर ये आखिरी बार है। फिर मैं कभी तुम दोनों निकम्मी लड़कियों के साथ अपना दिन बर्बाद नहीं करूँगा। वो एप्रन गर्दन से उतारते हुए मुसलसल बुड़बुड़ा रहा था। और अगर आज तुम दोनों में से कोई खोई तो मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा। हाथ धोकर जैकेट पहनता वो इनके साथ बाहर निकला। टॉप कपी सराय के सामने वो सब्ज़ादार पे साथ साथ चल रहे थे। हया दरमियान में थी और वो दोनों इसके अतराफ़ में। जिहान, ये टॉप कपी सराय का मतलब क्या होता है? मैं एक यरगमाल शुदा गाइड हूँ और यरगमाली अमूमन खामोश रहते हैं। वो जैकेट की जेबों में हाथ डाले च्युइंगम चबाता शाने उचकाकर बोला, मैं बताती हूँ। टॉप कपी का तोप दरअसल उर्दू वाला तोप ही है। जैसे तकसीम टाकसम बना, वैसे ही तोप टॉप बन गया। कपी कहते हैं गेट को और सराय हो गया महल। सो तोप कपी सराय बना कैनन गेट पैलेस। आई एम जीनियस, है ना जिहाद? मैं नहीं बोल रहा। वो सख्त खफा था। टॉप कपी पैलेस 400 साल तक सलातीन का महल रहा था। सुरमई अजीम शान किला नुमा महल, जहाँ ख़ास कमरों के पहरेदार गूंगे बहरे हुआ करते थे ताकि राज दीवारों के बाहर ना निकलें, और जिसके कोन नुमा मीनार शाहाना अंदाज में ऊपर को उठे हुए थे। सुल्तान का अजीम विरसा और असासे, चीनी पोर्सलीन के नीले और सफ़ेद रंग के ऐसे बर्तन जिसमें अगर जहर मिला खाना डाला जाता तो बर्तन का रंग बदल जाता। 86 के रात के जवाहरात से मुज़य्यन सुल्तान के शाही लिबास निगाहों को खैरा करते थे। ये मनहूस गार्ड हमारे सर पर ना खड़ा होता तो मैं किसी तरह 2-4 हीरे तो तोड़ ही लेती। डीजे इन आंखें चुंधिया देने वाली कीमती पत्थरों को देखकर सख्त मलाल में घिर चुकी थी। पवेलियन ऑफ होली मेंटल के हिस्से में दीनी तबरुकात थे। वो एक ऊंचा हॉल था, मुनकश दरो दीवार, रंग बिरंगी टाइल से सचे चमकते फर्श, बुलंदो बाला सतून। हया इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाती शीशे की दीवारों में मुक़य्यद तारीखी अशिया को देखती आगे बढ़ रही थी। दफतन एक जगह रुकी और शोकेस में सजे एक तबर्रुक को देखा। वो एक टेढ़ी रखी हुई छड़ी थी, भूरी सी छड़ी जो शीशे में मुक़य्यद थी। वो गर्दन तिरछी करके इसको देखने लगी, फिर इधर उधर निगाहें दौड़ाईं। कैप्शन सामने ही लगा था, स्टाफ ऑफ मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा। इसकी सुकेड़ कर पड़ती आंखें पूरी खुल गईं, लब भी नीमवा हो गए। लम्हे भर बाद वो दूर खड़ी डीजे का बाजू करीबन दबोच कर इसे इधर ले आई। डीजे, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा है। रेली? इसने बेयकीनी से पलकें झपकी। मगर ये इनके पास कैसे पहुंचा? वो दोनों घूम फिर कर हर जाविये से इसको देखने लगी। जहान भी जेबों में हाथ डाले खामोशी से चलता इनके पास आ खड़ा हुआ था। इसके लिए तो सब पुराना था, मगर वो दोनों मारे जोश की राहदारी में आगे पीछे एक एक तबर्रुक की तरफ लपक रही थी। इनके दुपट्टे सरों पर आ गए थे। काबा का ताला, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तलवार, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का साफ़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बर्तन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास, दान मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार और बहुत से सहाबा की तलवार। डीजे, क्या ये शीशे की दीवार गायब नहीं हो सकती और हम इस तलवार को छू नहीं सकते?
थे, वो दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार के सामने खड़ी थी। कोई ऐसी मकनातीसी असर था इस तलवार में कि मुकाबिल को बांध देता था। मगर हम इस काबिल कहाँ हैं हया? खदीजा ने ताज्जुब से सर हिलाया। वो अभी तक यूं ही इस तलवार को देख रही थी। अगर हम इसको छू सकते तो जानती हो क्या होता? 14 सदियों का फासला एक लम्स में तय हो जाता। मगर हमारे ऐसे नसीब कहाँ? जिहान, ये सब तबर्रुकात असली है ना? जिहान ने धीरे से शाने उचकाए। मैंने कभी इन पर रिसर्च नहीं की और ना ही कोई रिसर्च पढ़ी है। कभी इम्कान है ये सब असली हैं। कहने वाले कहते हैं कि मुसलमानों के रेलिक्स तबर्रुकात भी इतने ही नकली हैं जितने ईसाइयों के, मगर अल्लाह बेहतर जानता है ये असली हैं। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि ये सब हमारे अम्बिया से वाबस्ता रहने वाली अशिया हैं। तहरीक खिलाफत इन्हीं तबर्रुकात और मकामात मुकदमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही तो चलाई गई थी। डीजे को माशरतुल का भूला बसेरा सबक याद आ गया। टॉप कपी पैलेस में खूब घूम फिर कर जब वो बाहर निकले तो जिहान ने अपना मोबाइल वापस मांगा। ये लें, क्या याद करेंगे? और फिक्र न करें, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। सिक्योरिटी लॉक कोई पासवर्ड होता तो मैं खोलने की ज़रूर कोशिश करती, मगर आपने तो फिंगरप्रिंट्स एंट्री लगा रखी है। डीजे के हाथ से फ़ोन लेते हुए वो मुस्कुराया था। टॉप कपी के साथ एक रेस्टोरेंट से जिहान ने इनको बहुत अच्छा सा खाना खिलाया। तुर्की का अब तक का बेहतरीन खाना, और खाने के दौरान ही खतीजा सर दर्द की शिकायत करने लगी। जब तक खाना ख़त्म हुआ वो बहुत पुरमुज़्ज़ा सी लग रही थी। इसका सर एकदम ही दर्द से फटने लगा था। मेरा ख्याल है मैं वापस जोरों में जाकर रेस्ट करूं, तुम लोग अकेले घूमो फिरो। इसकी तबीयत वाकई ख़राब लग रही थी, सो उन्होंने इसे जाने दिया। वो चली गई तो वो दोनों टॉप कपी की पिछली तरफ आ गए। वहाँ एक वसी व अरीज़ सफ़ेद संगमरमर के चमकते फर्श वाला बरामदा था जिसे सफ़ेद सतूनों ने थाम रखा था। बरामदे के आगे फासले फासले पर चौकोर चबूतरे से बने थे जिनके सामने टेरेस की तरह चंद गज चौड़ा खुला अहाता था। इसके आगे ऊंची सफ़ेद मुंडेर बनी थी। वहाँ खड़े होकर मुंडेर पर कोहनियाँ रखकर देखो तो नीचे बहता मरमरा का झाग उड़ाता समंदर दिखाई देता था। वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि दिल चाहता था कि इंसान सदियों वहाँ बैठा समंदर देखता रहता। थक गए हो? वो दोनों सतून के साथ टेक लगाए चबूतरे के किनारे पर बैठे थे जब हया ने पूछा। इससे जिहान ज़रा थका थका लगा था। नहीं, मैं ठीक हूँ, ज़रा सा बुखार है शायद। इसने खुद ही अपना माथा छुआ, फिर इस्पात में सर हिलाते हुए जैकेट की जेब से गोलियों की डब्बी निकाली। ढक्कन खोलकर डब्बी हथेली पर उल्टी, 2 गोलियां अलहदा की और डब्बी बंद करते हुए दोनों गोलियां मुंह में डाली। फिर निकल गया। मेरे पास पानी था। वो अपना पर्स खंगालने लगी, लेकिन तब तक वो निकल चुका था। तुम ठीक हो? वो तशवीश से इसका चेहरा देख रही थी। सुबह रेस्टोरेंट से निकलते हुए इसे यूं ही जिहान की आवाज़ ज़रा धीमी लगी थी, मगर इसने पूछा नहीं। अब शायद इसका बुखार शदीद हो गया था क्योंकि चेहरे पर असरात आने लगे थे। सुर्ख पड़ती आंखें और निढाल सा चेहरा। बस मैंने देख लिया समंदर, अब वापस चलते हैं। तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। घर जाते जाते घंटा लग जाएगा। मैंने अभी दवाई ली है, इसका असर होने में ज़रा वक्त लगेगा। अब यहीं बैठते हैं। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए थकान से वो कह रहा था। चंद लम्हे खामोशी से बीत गए। इन चबूतरों पर दूर दूर तक टोलियों की सूरत में सयाह बैठे नज़र आ रहे थे। बहुत से लोग आगे मुंडेर के साथ खड़े हुए समंदर को देख रहे थे। मैं थोड़ी देर यहाँ लेट जाऊँ? तुम अकेली बोर तो नहीं होगी? अभी मैं वापस नहीं जाना चाहता। मेरी लैंड लेडी शायद आज आएगी और झगड़ा करेगी। मैं फ़िलहाल इसका सामना नहीं करना चाहता। नहीं नहीं, तुम लेट जाओ, ये शॉल ले लो। इसने बैग से शॉल निकालकर इसे थमाई। वहाँ ठंडी हवा बहुत तेज़ थी। ये शॉल वो और डीजे बतौर पिकनिक मेट के इस्तेमाल करती थी। थैंक्स। वो सतून के साथ फर्श पर लेट गया, आंखों पे बाजू रखे। वो गर्दन तक शॉल कंबल की तरह डाले कब सो गया इसे पता ही नहीं चला। इसे यकीनन बहुत सर्दी लग रही थी। वो इससे एक जीना नीचे आ बैठी थी। हर चंद लम्हे बाद वो गर्दन मोड़कर ऊपर लेटे जिहान को देख लेती थी। वो सो चुका था। समंदर की लहरों का शोर वहाँ तक सुनाई दे रहा था। वो अपना तुर्की वाला मोबाइल निकालकर यूं ही इनबॉक्स नीचे करने लगी। वहाँ चंद दिन पहले का एक एसएमएस अभी तक पड़ा था। इसने इसका जवाब नहीं दिया था और कई दफ़ा पढ़ लेने के बावजूद मिटाया नहीं था। वो ब्यूक अदा से वापसी के अगले रोज़ इंडिया के एक गैर शनासा मोबाइल नंबर से आया था। मुझे आपके जवाब से खुशी नहीं हुई, मगर मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। आज के बाद आपसे कभी रब्ता नहीं करूँगा। जो तकलीफ़ मैंने आपको पहुंचाई, इसके बदले में अगर आप मुझे माफ़ कर दें तो ये आपकी बड़ाई होगी। और अगर कभी आपको इस्तांबुल में कोई मसला हो, सरकारी काम हो या गैर सरकारी, कानूनी हो या गैर कानूनी, मुझे सिर्फ़ एक एसएमएस कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ARP।
इस पैगाम के बाद इस शख्स ने वाक़ईतन कोई राब्ता नहीं किया था। वो अब इस्तांबुल में बहुत आज़ादी से, बहुत मुतमईन दिल और दिमाग के साथ घूमती थी। इसे पहले की निस्बत अब एआरपी से डर नहीं लगता था, मगर इस वक्त वो पैगाम दोबारा पढ़ते हुए इसके जहन में एक ख्याल कूदे की तरह लपका था। इसने पलट कर एहतियात से जहान को देखा। वो आंखों पर बाजू रख के सो रहा था। वो वापस सीधी हुई और रिप्लाई का बटन दबाया। इस पैगाम का जवाब इसे कभी ना कभी तो देना ही था। इसने सोचा कि खूब गौर व फिक्र करके कुछ ऐसा लिख कर भेजेगी कि वो भड़के भी ना और दोबारा इसका पीछा भी ना करे। सो अचानक इसे एक अजीब सा ख्याल आया था। जहान को सिर्फ बुखार नहीं था, वो परेशान भी था। इससे वो ब्यू कदा वाले ट्रिप के मुकाबले में ज़रा कमज़ोर लगा था। गर्दिश माश के झमीलों में फंसे इस इंसान की अगर वो एक मदद कर सकती थी तो इसमें आखिर हर्ज ही क्या था। वो काफ़ी देर सोचती रही, फिर इसने जवाब टाइप करना शुरू किया। आपकी वसी नज़री का शुक्रिया। मुझे वाक़ईतन इस्तांबुल में एक काम दरपेश है। अगर आप मेरी मदद करें तो मैं इसे आपकी तरफ से पहुंचाई जाने वाली अज़ियत का मुदावा समझूंगी। इसने पैगाम भेज दिया। अब वो खामोशी से बैठी समंदर की लहरें देखने लगी। वो ब्यू कदा इसके घर भी तो चली गई थी, और जब दरवाज़ा बंद हुआ था तो इसे लगा था कि वो एक संगीन गलती कर चुकी है, मगर इस गलती का नतीजा बहुत अच्छा और इत्मीनान बख्श निकला था। इसे एहसास था कि वो अब इसने गलती की है और इसका नतीजा एकदम फ़ोन की घंटी बजने लगी। वो चौंकी और मोबाइल सामने किया। वही इंडिया का गैर शनासा नंबर था। वो तो समझी थी कि टेक्स्ट पे बात हो जाए बहुत है, मगर इसे अंदाज़ा नहीं था कि वो फ़ोन कर लेगा। वो मोबाइल संभालती उठकर सामने मुंडेर के पास चली आई। अगर वो यहाँ खड़े होकर बात करेगी तो जिहान तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी। हेलो, इसने फ़ोन उठाया। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, आज आपने हमें कैसे याद कर लिया? वही आमियाना सा मुस्कुराता लबो ले जाओ। इससे अपनी हरकत पर शदीद पशेमानी हुई थी। मुझे एक काम था, वो एहतियात से निपे-तिले लहजे में कहने लगी, और बेहतर होगा हम कोई बेकार की बात करने के बजाय काम की बात करें। आपकी मर्ज़ी है हया जी, राब्ता तो आपने ही किया है, वरना अब्दुर्रहमान पाशा अपने कॉल का बहुत पक्का है। शायद वो तंज़ कर गया था, मगर वो पी गई। मेरे कज़न का रेस्टोरेंट है इस्तक़लाल स्ट्रीट पर, बर्गर किंग। इसकी शॉप की किस्तें अदा नहीं हुई। रेस्टोरेंट की मालिका आजकल मेरे कज़न को तंग कर रही है। क्या वो इसे साल 2 साल की मोहलत नहीं दे सकती? कौन सा कज़न? वो जैसे चौंका था। जहान सिकंदर, वो हकलाई। इसे नहीं पता था कि वो ठीक कर रही है या गलत, मगर वो यूं हाथ पे हाथ धर कर बैठी, इसे परेशानी से थकते भी नहीं देख सकती थी। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि मैं आपके कज़न का ही मसला हल कर दूं, और ये क्या है, इसकी मालिका फिर इसे तंग ना करे। जी। वो हौले से हंस दिया। मैं कुछ करता हूँ, आप फ़िक्र ना करें। इसने फ़ोन रख दिया और सोचने लगी कि वो हँसा क्यों था। वो वापस आकर जिहान के साथ बैठ गई। चंद लम्हे लगे थे इसे नॉर्मल होने में। इसने वही किया जो इसे ठीक लगा था, और वो ज़रा सी मुतमईन थी। काफ़ी देर वो वहीं सुकून के साथ टेक लगाए बैठी रही। इसके अकब में टाप कपी का अजीम महल था, और सामने मरमरा का समंदर। समंदर के इस पार एशियाई इस्तांबुल पुराना शहर था। बहुत से लम्हे महल की दीवारों से रेंगते मरमरा के पानियों में घुल गए तो एकदम जिहान का मोबाइल बजा। जैसे एक झटके से उठ बैठा, शॉल हटाई और जेब से मोबाइल निकाला। तब तक कॉल करने वाला शायद कॉल काट चुका था। रेस्टोरेंट से आ रही थी कॉल। मेरा ख्याल है वापस चलते हैं। वो चलाक लोमड़ी ना आई हो कहीं। वो परेशानी से कहता उठ खड़ा हुआ। सब ठीक हो जाएगा, तुम क्यों फ़िक्र करते हो? वो बड़े इत्मीनान से कहते हुए इसके साथ खड़ी हुई। जहान ने इसकी बात पर थके थके अंदाज में नफ़ी में सर हिला दिया। काफ़ी देर बाद जब वो दोनों साथ साथ चलते हुए इस्तक़लाल स्ट्रीट में दाखिल हुए तो हया ने कहा, आज मैं तुम्हारा बर्गर खाकर जाऊंगी, क्योंकि डीजे और तुमने अपनी अपनी बीमारी में मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। खा लेना। वो धीरे से मुस्कुराया, मगर अगले ही पल ठटक कर रुका। मुस्कुराहट चेहरे से गायब हो गई। हया ने इसकी आंखों के ताक़ुब में देखा। सामने बर्गर किंग था। इसके शीशे की दीवार में बड़ा सा सुराख था, और सुराख के गिर्द मकड़ी के जाले की माने दरारें पड़ी थी। वो एकदम तेज़ी से दौड़ता रेस्टोरेंट की तरफ लपका, जबकि वो वहीं शिद्दत सी खड़ी रह गई। इसकी समातों में एक कहका गूंजा था। दूसरे ही पल वो भागकर रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। अंदर का मंजर देखकर इसका दिमाग साए साए करने लगा। खिड़कियों के टूटे शीशे, उल्टा बिखरा टूटा फर्नीचर, ऊंधी मेज़ें, टुकड़े टुकड़े हुए बर्तन, हर जगह तोड़ फोड़ के आसार थे। अमले के एक शख्स के साथ 2 पुलिस वाले खड़े थे। एक ऑफिसर हाथ में पकड़े क्लब बोर्ड पर लिखे कागज़ पर कुछ लिख रहा था। जहान तहय्युर से वो सब कुछ देखता इन पुलिस ऑफिसर्स की तरफ आया। वो इससे कुछ पूछ रहे थे, और वो सदमे और
गंग नफ़ी में सर हिलाता कुछ कह नहीं पा रहा था। ये सब क्या है? इसने करीब से गुजरते शेफ़ को रोक कर पूछा। जवाबन इसने तासुफ से सर हिलाया। वो गैंगस्टर्स थे, इनके पास असलहा था। वो अंदर आए और पूरा रेस्टोरेंट उलट दिया। अमले को ज़दोकोब भी किया। पुलिस भी बहुत देर से पहुंची। वो कहकर आगे बढ़ गया और इसका दिल चाह रहा था वो फूट फूट कर रोना शुरू कर दे। ये इसने क्या कर दिया? किस शख्स पे भरोसा कर दिया? ओ खुदाया! पुलिस ऑफिसर की किसी बात के जवाब में कुछ कहते जिहान की निगाह इस पर पड़ी, जो बामुश्किल आंखों आंसू रोके खड़ी थी। इसने इसे हाथ से जाने का इशारा किया। वो वहीं खड़ी रही। वो इसकी तरफ आया। तुम जाओ, टाक्सम से बस पकड़ लेना, अभी जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। वो थका थका सा कह रहा था। इसका चेहरा पहले से ज़्यादा पुरमज़्दा और थकन ज़दा लग रहा था। वो सर हिलाकर आंसू पीती पलट गई। ये तुमने क्या कर दिया हया? जो इसके पास था इसे भी ज़ाया कर दिया। आई हेट यू हया, आई हेट यू। खुद को मलामत करती वो खामोश आंसुओं से रोती वापस टाक्सम जा रही थी। एक लम्हे को इसका दिल चाहा था कि वो फ़ोन करके इस शख्स को बेनुकत सुनाए, मगर शायद वो यही चाहता था, राब्ता रखने का कोई बहाना। इसने आंसू रगड़ते हुए सर झटका। नहीं, अब वो इसे कभी फ़ोन नहीं करेगी। वो गहरी नींद में थी। स्याह गुप अंधेरे में जब दूर एक चीखती हुई आवाज़ ने सपाट को चीरा। अंधेरे में दरार पड़ी। दूर से आती आवाज़ करीब होती गई। इसने पलकें जुदा करनी चाहीं तो जैसे इन पर बहुत बोझ था। बमुश्किल आंखें खुली तो चंद लम्हे इसे हवास बहाल करने में लगे। इसने इर्द गिर्द देखा। डोरम में पुरसुकून सी नीम तारीकी छाई थी। कोने में मध्यम सा नाइट बल्ब जल रहा था। डीजे, टाली और चेरी अपने अपने बिस्तरों में कंबल डाले सो रही थी। दीवार पर आवेजा बड़े क्लॉक की चमकती सुइयां रात के 1 बजने का पता दे रही थी। वो चिंगाड़ती आवाज़ अभी तक आ रही थी। इसने नींद से बोझल होता सर दाएं जानिब घुमाया। कोहनी के बल ज़रा ऊपर हुई और तकिया तले हाथ डालकर मोबाइल निकाला। इसका तुर्की वाला मोबाइल बज बज कर इसी पल खामोश हुआ था। वो मिस्ड कॉल। इसने तफसील खोली तो चमकती स्क्रीन से आंखें पल भर को चुंधिया गईं। हया ने पलके सुकेड़े हाथ से बाल पीछे हटाते हुए स्क्रीन को देखा। ताया फुरकान मोबाइल 7 ब्रैकेट में 2 का हिस्सा था। हया ने स्क्रीन के कोने पर लिखे टाइम को देखा। रात का 1 बज रहा था। यहाँ 1 बज रहा था तो पाकिस्तान में 3 बज रहे होंगे। आधी रात को आने वाले फ़ोन और मेहमान कभी अच्छी खबर नहीं लाते, और ना रिसीव कर सकने वाली कॉल इस बच्ची की मानित होती है जो घूम कर निकालना भूल गया हो। इसकी सारी नींद और सुस्ती पल भर में भाग गई। ताया इस वक्त क्यों कॉल कर रहे थे? वो ठीक तो थे? अम्मा, अब्बा, रुहेल सब ठीक तो थे? पता नहीं क्या मसला था। वो तड़प कर वापस कॉल मिलाने लगी। फिर याद आया कि इसमें बैलेंस नहीं था। इसने बेबसी से अपने पाकिस्तानी मोबाइल को देखा जो तकिए के इस तरफ रखा था। इसमें भी बैलेंस ख़त्म था, बल्कि इस फ़ोन में तो तुर्की आने के बाद बैलेंस डलवाया ही नहीं गया था। इसने कंबल फेंका और सीढ़ियाँ फैलांग कर नीचे उतरी। वो अपने नाइट सूट में मलबूस थी। गुलाबी चेक वाला ट्राउज़र और खुला लंबा कुर्ता। डीजे डीजे मोबाइल तो अपना। इसने डीजे के बैंक पर चढ़कर इसको झंझोड़ा। वो बमुश्किल हिली। नींद मत ख़राब करो मेरी, सीधी जहन्नुम में जाओगी तुम। बंद आंखों से बुड़बुड़ाते हुए इसने करवट बदल ली। इसका मोबाइल वहीं तकिए के साथ रखा था। हया ने मोबाइल झपटा और नीचे उतरी। टाली के बैंक की कुर्सी खींच कर बैठी और अपने मोबाइल से ताया का नंबर देखकर डीजे के फ़ोन पर मिलाने लगी। फ़ोन नंबर्स हया सुलेमान को कभी याद नहीं रहते थे। नंबर मिलाकर इसने फ़ोन कान से लगाया। लम्हे भर की खामोशी के बाद वो मशीनी नुस्वानी आवाज़ तुर्क में कुछ बकने लगी, जिसका मतलब ये था कि डीजे का बैलेंस भी ख़त्म था। इसने झंझलाकर फ़ोन कान से हटाया। यूरोपीय यूनियन का सारा स्कॉलरशिप इस्तकलाल स्ट्रीट और जवाहिर में शॉपिंग पर उड़ा देने वालियों के साथ यही होना चाहिए था। इसी पल फ़ोन फिर से बजा। ताया फुरकान कॉलिंग। इसने झट से कॉल उठाई। हेलो हया, तुम्हारे पास इस नंबर के अलावा कौन सा दूसरा नंबर है? वो ताया फुरकान ही थे और इतने गुस्से से बोले थे कि वो काम गई। जी क्या? हया, मेरे साथ बकवास मत करो, मुझे बताओ तुम्हारे पास दूसरा कोई नंबर है? वो नींद से जागी थी और कभी भी इतनी हाजिर दिमाग नहीं रही थी, मगर सारी बात समझने में इसे लम्हा लगा था। इरम पकड़ी गई थी। इरम आधी रात को किसी से फ़ोन पर बात करती पकड़ी गई थी।
नहीं तायब्बा, मेरे पास यही एक नंबर है और दूसरा यू फ़ोन का जो आपके पास ऑलरेडी है। तुम्हारे पास मोबिलिंक का कोई नंबर नहीं है? नहीं तायब्बा, आप बेशक अब्बा से पूछ लें, ये नंबर इनके नाम है और मैंने दूसरा नंबर रख कर क्या करना है? अच्छा ठीक है। उन्होंने खट से फ़ोन बंद कर दिया। इसने गहरी सांस लेकर मोबाइल कान से हटाया और दूसरे हाथ से चेहरे पर आए बाल समेट कर पीछे किए तो इरम फुरकान असगर पकड़ी गई थी। मेरी इरम भी तो है, मजाल है जो बिना सर ढके कभी घर से निकली हो। वो इरम के लिए मुतासिफ भी थी और फ़िक्रमंद भी, मगर दूर अंत दिल के इस पोशीदा खाने में जो कोई शख्स दुनिया को नहीं दिखाता, इसे थोड़ी सी कमीनी सी खुशी भी हुई थी। बहुत अच्छा हुआ था अब्बा, इस दौर के खाने में किसी ने कहा था। अब तो आपको भी मालूम हो गया होगा कि दूसरों की बेटियों पर उंगलियां उठाने वाले लोगों के अपने घरों पर वो उंगलियां लौट कर आती हैं। बहुत अच्छा हुआ था अब्बा। सुबह सवेरे उठते ही वो इसी कुर्ते ट्राउज़र पर एक ढीला ढाला सा स्वेटर शॉल लपेट कर दया स्टोर आ गई। बाल इसने अब तक कैचर में बांध लिए थे और अपने गुलाबी कैंची चप्पल पहन लिए थे। स्टोर से इसने कार्ड ख़रीदा, रिचार्ज किया और मोबाइल पर अम्मा का नंबर मिलाती बाहर कैफ़े के बरामदे में बिछी कुर्सी खींच कर बैठी। वहाँ फासले फासले पर गोल मेज़ों के गिर्द कुर्सियों के फूल बने थे। स्टूडेंट सुबह सुबह इधर नाश्ता करने आते थे। सामने सुबानची का खूबसूरत फवारा नस्ब था, गोल चक्कर में मुकैयद फवारा जिसके पानी की धार बहुत ऊपर जाकर नीचे गिरती थी। इतनी सुबह सुबह फ़ोन कैसे कर लिया? खैरियत? फातिमा ज़रा फ़िक्रमंद हो गई। तो क्या मैं आपको ऐसे याद नहीं कर सकती? वो आरामदेह अंदाज में एक टेक लगाकर टांग पे टांग रखती ज़रा खफगी से बोली, हमारी पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट हमें अमूमन मिस्ड बेल दिया करती हैं या फिर किसी एसएमएस वेबसाइट से मुफ्त का एसएमएस करके कॉल करने का कहती हैं तो हम कॉल बैक करते हैं। इसलिए अगर वो अली सुबह ख़ुद फ़ोन करेंगी तो हैरत तो होगी ना। बस अम्मा गुर्बत ही इतनी है, क्या करें? वो कैंची चप्पलों में मुकैयद पैर झलाते हंसकर बोली, हाँ यूरोपीय यूनियन ने वह हज़ारों यूरोस का स्कॉलरशिप तो किसी और को दिया था ना। फातिमा की तशवीश ख़त्म हो चुकी थी और वो इसी के अंदाज में बात कर रही थी। वो तो रेनी डेज़ के लिए संभाल कर रखा है। कौन से रेनी डेज़? स्प्रिंग ब्रेक अम्मा, और यहाँ स्प्रिंग ब्रेक के दिनों में खूब बारिश होती है, इसलिए मैं और डीजे स्प्रिंग ब्रेक में पूरा तुर्की घूमने का सोच रहे हैं। और लगता है आजकल आप साइमा ताई की कंपनी में रह रही हैं। सुबह ही सुबह तंज किए जा रही हैं। अच्छा सब कुछ छोड़ें, ये बताएं घर में सब खैरियत है? हाँ सब ठीक है। ताया फुरकान की तरफ भी? इसने हाथ से वेटर को इशारा किया। वो करीब आया तो इसने मेन्यू कार्ड पर बने डोनट पर उंगली रखी, फिर उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाया तो समझकर मुड़ गया। हाँ क्यों, किसी ने कुछ कहा है? नहीं, मगर रात आया अब्बा का फ़ोन आया था। अच्छा आप जाकर इनको कह मत आइएगा। लो, मैं क्यों कहूँगी? फातिमा उल्टा खफा हुई, मगर वो जानती थी कि माँ का भरोसा नहीं होता। लाख कहो कि ना बताइएगा, फिर भी अपने अगले पिछले हिसाब चुकाते वक्त किसी न किसी मौके पर इस बात को इस्तेमाल कर ही लेती थी। मगर एक अच्छी बेटी की तरह से पूरी बात माँ के गोश गुजार किए बगैर डोनट्स कहाँ हज़म होने थे, सो सारी बात दोहरा दी। बस इरम का मैसेज पढ़ने वाला किस्सा गोल कर गई। अच्छा पता नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता चला। वो कुछ देर इसी बात पर तबसरा करती नहीं, फिर एकदम याद आने पर बोली, लो मैं बताना ही भूल गई, महविश की शादी तय हो गई है। उन्होंने जाहिद चचा की बेटी का नाम लिया जिसकी निस्बत काफ़ी अरसे से अपने मामूजात से थी। अच्छा कब? इसे खुशगवार हैरत हुई। तुर्की आते वक्त सुना तो था कि अप्रैल की कोई तारीख रखेंगे, मगर इसे भूल गया था। हफ्ता हो गया है रखे हुए, जब भी बात होती है बताना भूल जाती हूँ। फिर उन्होंने जो तारीख बताई वो अप्रैल में इनके स्प्रिंग ब्रेक के दरमियान आती थी। तब तो डीजे और मैं अजीम सल्तनत तुर्किया की सैर कर रहे होंगे। सबीन को बुलाया तो है, मगर कह रही थी कि सिकंदर भाई की तबीयत आजकल ख़राब रहती है, वो नहीं आ सकेगी। मैंने कहा जहान को भेज दो, अच्छा है साथ हया भी आ जाएगी, दोनों शादी अटेंड कर लेंगे। मगर वो कह रही थी कि मुश्किल है। इसने फ़ोन को कान से हटाकर घूरा और फिर हंस दी। अम्मा भी कभी कभी लतीफ़े सुनाती थी। वो इंतहाई गैर रोमांटिक से, माँ बेटे कहाँ मानते ऐसे रोमांटिक ट्रिप के लिए। इसने सर झटक कर मोबाइल कान से लगाया। फातिमा कह रही थी, एक तो तुम्हारी पुप्पो भी कोई बात गैर मुबहम नहीं करती। बिल्कुल, इसने दायित की। वेटर ने चॉकलेट और रंग बिरंगे दानों से सजे 2 डोनट्स प्लेट में मेज़ पर रखे तो वह अलविदाई कलमात कहने लगी। इल्म के मुतालिक मज़ीद जानने की फ़िलहाल इसे तलब नहीं रही थी। ब्यू कदा
फिर बेवकूफ़ इस रोज़ वो शाम में जल्दी सो गई थी। इशा के बाद आँख खुली, कुछ देर पढ़ती रही, फिर रुहेल से स्काइप पर घंटा भर बातें की और इसे तुर्की का सफ़रनामा सुनाकर खूब बोर किया। और अब भूख लगी तो किचन में आई थी। डीजे ने आलू मटर बनाया था जो सालन कम और कोई गदला पानी ज़्यादा लग रहा था, जिसमें मटर, आलू और प्याज तैर रहे थे। वो नाक चढ़ाते हुए इस मलगूबे को गर्म करने के लिए प्लेट में डाल रही थी कि डीजे ने पीछे से आकर बताया कि इसने हाले और अंजुम बाजी के साथ ब्यू कदा जाने का प्रोग्राम बना लिया और कल सुबह 6 बजे की गोरसल शटल पकड़नी है। ब्यू कदा, फिर ब्यू कदा। वो ओवन का दरवाज़ा बंद करती चौंक कर पलटी। पल भर में इसकी आंखों में नागवारी सिमट आई थी। हाले और अंजुम बाजी ने प्रोग्राम बनाकर मुझसे पूछा तो मैंने हामी भर ली। पानी की बोतल को खड़े खड़े मुंह से लगाते हुए डीजे ने शाने उचकाए। और यकीनन मेरी तरफ से भी भर ली होगी। हाँ बिल्कुल, मैं कोई नहीं जा रही ब्यू कदा, मेरी तरफ से अंजुम बाजी को इनकार कर दो। वो पलट कर चीज़ें उठापटक करने लगी, अंदाज में वाज़ेह झंझलाहट थी। क्यों, इतना तो खूबसूरत जजीरा है, मुझे नहीं जाना इधर, बस कह देना। वो रेफ्रिजरेटर का ऊपर वाला फ्रीज़र खोले, चंद पैकेट इधर उधर करने लगी। बालों का ढीला जूड़ा इसकी गर्दन की पुष्ट पर झूल रहा था। मगर क्यों, वो अब्दुर्रहमान पाशा का जजीरा है और मैं इस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इसने रोटियों का पैकेट निकालकर फ्रीज़र का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, पैकेट मेज़ पर रखा, जमी हुई 2 रोटियां निकाली और प्लेट में रखी। इन मैदे की बनी तो रोटियों का नाम इन्हें नहीं मालूम था, बस दिया स्टोव पर वो फ्रीज़र में नज़र आई थी और इतनी समझ तो इन्हें भी थी कि इन्हें माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हैं। तब से वो यही रोटियां खा रही थी। डीजे इसकी रोटी ओवन में रखने तक सख्ते से बाहर आ चुकी थी। अब्दुर्रहमान पाशा, वो जिसका जिक्र हमारी होस्ट आंटी ने किया था, हाँ वही क्रिमिनल स्मगलर। मगर इसका क्या जिक्र, हाले ने कहा था कि हाले को छोड़ दो, मैं सब बताती हूँ, पहले केचप लाओ, फिर अंजुम बाजी को कॉल करके प्रोग्राम कैंसिल करो। खाना खाकर वो दोनों बाहर आ गई। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों ने ऊनी स्वेटर पहन रखे थे। दूरम के ब्लॉक से निकलकर बातें करते सब सजार पर चलती गई। पहले डीजे ने अंजुम बाजी को फ़ोन करके माजरत की और जब इससे लगा कि वो ज़रा नाराज़ हो गई हैं क्योंकि इन दोनों ने खासी पाकिस्तानी हरकत की थी और तुर्की में कमिटमेंट तोड़ना बहुत बुरा समझा जाता था, सो इस पाकिस्तानी हरकत को संभालने के लिए हया ने फ़ोन ले लिया और इन्हें बताया कि इसकी पुप्पो ने कल इसे और इसकी फ्रेंड को अपने घर इन्वाइट किया है। सो अंजुम बाजी इसकी दावत कबूल करके इनके साथ चलें, ब्यू कदा फिर किसी रोज़ चलेंगी। यूँ अंजुम बाजी मान गई और अब वो दोनों चलते चलते दिया स्टोर के सामने वाले फवारे की मुंडेर पर आ बैठी। फवारे का पानी छींटे उड़ाता हुआ नीचे गिर रहा था और इस पानी में बनते मिटते बुलबुलों को देखते हुए हया ने सारी कहानी अलिफ तक ये इसको सुना डाली। डीजे कितनी देर तो चुप बैठी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता सोच कर कहने लगी, तो वो पिंकी मेजर अहमद था जो हमें मार्केट में मिला था, बिल्कुल, और डॉली असली ख्वाजा सरा था, शायद वो इनका पुराना मुलाजिम है। और तुम मुंह उठा के इसके घर भी चली गई। मुंह उठाकर क्या, मेरा पासपोर्ट था इस पर्स में, और अच्छा ही हुआ, सारी बात तो क्लियर हो गई। वो अपनी गलती मानती, ये नामुमकिन था, मगर तुमने इसे फ़ोन करके बहुत गलती की, सो भुगत रही हूँ ना वो गलती। इस जालिम शख्स ने ये नहीं सोचा कि जिहान के पास इस रेस्टोरेंट के अलावा कुछ नहीं है और इसने इसी को ऐसे तबाह बर्बाद कर दिया। अब यकीनन वो लैंड लेडी को शय देगा कि वो रेस्टोरेंट वापस हासिल कर ले। वो सख्त नादिम थी। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे वाकई मोहब्बत करता है? किसी को अजियत पहुंचाना मोहब्बत नहीं होती। कुछ देर वो यूं ही इस बात को हर पहलू से डिस्कस करती रही। फिर डीजे ने हाथ उठाकर हतमी अंदाज में कहा, एक बात तो तय है, अब ये मामला ख़त्म हो चुका है, अब वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। वो सर हिलाकर उठ गई। रात बहुत बीत चुकी थी, अब इनको वापस जाना चाहिए। सब्ज़ादार पर चलते डोरम ब्लॉक की तरफ बढ़ते हुए वो सोच रही थी कि अपने मसले किसी को बताने से वो हल नहीं होते। दिल का बोझ किसी के सामने हल्का करते करते बाज़ दफ़ा हम अपनी ज़ात को ही दूसरों के सामने हल्का कर देते हैं। परेशानियां बताने से कम हो सकती हैं, ख़त्म नहीं, जैसे इसकी परेशानी अभी तक इसके साथ थी। क्लासरूम की खिड़कियों से सूरज की रोशनी छन कर अंदर आ रही थी। सुबह की नम हवा बार बार शीशों से टकराकर पलट जाती। जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम की प्रोफेसर अपने मखसूस अंदाज में लेक्चर ले रहे थे। इसके साथ बैठी डीजे बज़ाहिर बहुत तवज्जो से लेक्चर सुनती रजिस्टर पर लिख रही थी। वो हर चंद लफ्ज़ लिख कर सर उठाकर प्रोफेसर को देखती, ज़रा गौर से इनके अगले अल्फाज सुनती और फिर समझ कर सर हिलाती, दोबारा लिखने लग जाती। हया ने एक निगाह इसके रजिस्टर पर डाली। वहाँ इसका चलता कलम लिख रहा था, तुम लोगों का स्प्रिंग ब्रेक का क्या प्रोग्राम है,
किधर जाओगे और कौन कौन तुम्हारे साथ जा रहा है। आखिरी लफ्ज़ लिखकर इसने गर्दन सीधी करके पूरे एतमाद से प्रोफेसर को देखते हुए रजिस्टर दाएं जाने बैठे मोतसिम को पास कर दिया। ये इनकी और फ़लस्तीनियों की वाहिद मुश्तरका क्लास थी। मोतसिम ने एक निगाह खुले रजिस्टर पर डाली और फिर सर झुकाकर कुछ लिखने लगा। जब रजिस्टर वापस मिला तो इस पर अंग्रेज़ी में लिखा था, हम तुर्की के टूर पर जा रहे हैं, 7 दिन में 7 शहर, हम पाँचों और टॉली, और अगर तुम्हारे लोगों का प्रोग्राम है तो तुम भी साथ चलो। उफ, ये टाली। डीजे कोफ से जवाब लिखने लगी, हम भी 7 दिनों में 7 शहर घूमने का सोच रहे हैं। इसने रजिस्टर आगे पास कर दिया और फिर ज़रा टेक लगा कर बैठ गई। मोतसिम अब सफ़े पर चंद अल्फाज घसीट रहा था, तो हमारे साथ चलो ना, तुम लोगों को कब निकलना है। पहली छुट्टी वाले दिन। मोतसिम ने अपना प्रोग्राम बताया, हमने दूसरी छुट्टी पर निकलना है, सो तुम्हारे साथ मुश्किल होगा, चलो फिर छुट्टियों के बाद मिलेंगे। नो प्रॉब्लम। साथ में मोतसिम ने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया। हया दांत पे दांत जमाए बमुश्किल जमाइयाँ रुकने की सही कर रही थी। इसे इस क्लास से ज़्यादा बोरिंग कोई क्लास नहीं लगती थी। दफतन मोतसिम ने रजिस्टर डीजे की जानिब बढ़ाया तो इस पर लिखे अल्फाज को पढ़कर डीजे ने रजिस्टर हया के सामने रख दिया। हया ने ज़रा सी गर्दन झुका कर देखा। ऊपर इसने अंग्रेज़ी में लिखा था, ट्रांसलेट इन उर्दू प्लीज़। इसके नीचे अरबी इबारत लिखी थी, कैफा हालक। हया ने कलम उंगलियों के दरमियान पकड़ा और उर्दू हिज्जों में लिखा, आपका क्या हाल है, और रजिस्टर वापस कर दिया। मोतसिम और हुसैन को आजकल डीजे से उर्दू अल्फाज सीखने का शौक़ चढ़ा हुआ था। इस क्लास में वो यूँ सारा वक्त अरबी अल्फाज लिख लिख कर इनको देते थे। चंद लम्हों बाद इसने फिर सफ़ा हया के सामने किया। अब इस पे लिखा था, हाल ही भी खैर। हया ने जैसे चिढ़ कर नीचे लिखा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी खैरियत ठीक चाहती हूँ। इतना लंबा क्यों लिखा। डीजे ने हैरत से सरगोशी की। अगर छोटा लिखती तो ये फ़ौरन ही इसे सीख कर मुझसे आज ही की तारीख में पूरी फ़िरोज़ुल लुगात लिखवाता, और अब अच्छा है ना, पूरा दिन ठीक पढ़ने में गुजार देगा। और मोतसिम से क्लास के अख्ताम तक ठीक ठीक से नहीं पढ़ा गया। क्लास ख़त्म हुई तो वो वापस डोरम में आई। मुँह हाथ धोकर तैयार होने में भी काफ़ी वक्त लगा। इसने एक मोर पंख के सब्ज़ रंग का पाँव को छूता फ़्रॉक पहना। फ़्रॉक की आस्तीन तंग चौड़ीदार थी और नीचे पजामा था। पूरा लिबास बिल्कुल सादा था। बाल इसने खुले छोड़ दिए और काजल और नेचुरल पिंक लिपस्टिक लगाकर डीजे की तरफ पलटी। कैसी लग रही हूँ। डीजे जो बालों में ब्रश कर रही थी रुककर इसे देखने लगी। बिल्कुल पाकिस्तान का झंडा लग रही हो, दफ़ा हो जाओ। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो दोनों अंजू बाजी और हाले के साथ जहांगीर में वाक़या फुप्पो के घर के सामने खड़ी थी। फुप्पो को बता तो दिया था ना, ये ना हो कि वो कहें कि मैंने तो इनवाइट नहीं किया था। डीजे ने आहिस्ता से पूछा। हाँ हाँ बता दिया था। इसने सरगोशी में डीजे को जवाब देते हुए डोर बेल बजाई। फुप्पो इनसे बहुत तपाक से मिली। लॉन्ग रूम में बैठने तक ही तारुफ का मरहला तमाम हो गया। हया, आज तो तुमने घर में रौनक कर दी है। वो वाक़तन बहुत खुश थी। हया इनके घर को अपना समझकर दोस्तों को लाई थी। ये ख्याल ही इनको बेहद मुसरत बख्श रहा था। वो इन 2 माह में चंद एक बार ही फुप्पो के घर आई थी और पहली 2 दफ़ा के बाद जिहान कभी घर नहीं मिला था, ना ही वो इसे बता कर आती थी। इस दफ़ा तो इसने बिल्कुल भी नहीं बताया था। वो अंदर ही अंदर ख़ुद को इसका मुजरिम समझ रही थी। इसके टूटे बिखरे रेस्टोरेंट को याद करके वो अक्सर ख़ुद को मलामत करती थी। आपका घर बहुत प्यारा है आंटी, अंजू बाजी ने सोफ़े पर बैठते हुए सताइशी अंदाज में इधर उधर देखते हुए कहा था। और ये रक्स तो बहुत ही प्यारे हैं। हाले ने फर्श पर बिछे रक्स की जानिब इशारा किया। और मेरी पुप्पो भी बहुत प्यारी है। वो पुप्पो की शानों के गिर्द बाजू हमाइल किए मज़े से बोली तो पुप्पो हंस दी। डीजे ने आहिस्ता से सरगोशी की। और पुप्पो का बेटा भी बहुत प्यारा है। हया ने ज़ोर से इसका पाँव दबाया। वो बस सी करके रह गई। चलो तुम लोग इधर बैठो, मैं बस अभी आई। अच्छे मेज़बानों की तरह पुप्पो मुस्कुरा कर कहते हुए राहदारी की तरफ मुड़ गई, जिसके दूसरे सिरे पर किचन था। किचन का दरवाज़ा खुला था, सो सोफ़ों पर बैठे हुए इन्हें किचन का आधा हिस्सा नज़र आता था। फुप्पो वो इनके पीछे ही चली आई। अरे तुम क्यों आ गई, इनको कंपनी दो ना। वो फ्रीज़र से कुछ जमे हुए पैकेट निकाल रही थी। वो एक दूसरे को काफ़ी हैं। आप सुनाएं, अंकल ऊपर हैं। मैंने सोचा इनसे मिल लो। जब भी आती हूँ अमूमन इनके सोने का वक्त होता है, मुलाकात ही नहीं हो पाती। वो ये तो नहीं कह पाई कि जब भी वो आती है फुप्पो इनको दवा देकर सुला देती थी ताकि कोई बदमज़गी ना हो। हाँ शायद जागे हुए हों, तुम ऊपर देख लो। अच्छा, और जिहान के रेस्टोरेंट का क्या बना? कुछ लोगों ने नुकसान कर दिया था शायद, ज़रा सरसरी अंदाज में पूछा। हाँ अच्छा खासा नुकसान हो गया है इसका, काफ़ी चिड़ा चिड़ा रहने लगा है इस दिन से। बस दुआ करना। वो पुरमलाल लेचे में कहते हुए कैबिनेट से कुछ निकाल रही थी। वो वापस आई तो डीजे और हाले फुप्पो के घर
की आरइश पे तबसरा कर रही थी, जबकि अंजुम बाजी बहुत गौर से टीवी पर कार्टून नेटवर्क देख रही थी, जिसके कार्टून तुर्क में डब किए थे। सुबांची में वो वाहिद शहर देखने का मौका नहीं मिलता था, वो टीवी था। इनको मसरूफ़ पाकर वो जीना चढ़ने लगी। कंधे से लटकते शेफून के सब्ज़ दुपट्टे का किनारा जीनों पर फिसलता इसके पीछे ऊपर आ रहा था। सिकंदर अंकल के कमरे का दरवाज़ा बंद था। इसने हौले से उंगली की पुश से दस्तक दी, फिर डोर नॉब घुमाकर दरवाज़ा धकेला। कमरे में नीम तारीकी से छाई हुई थी। बाहर धूप थी, मगर भारी पर्दों ने इसका रास्ता रोक रखा था। सिकंदर अंकल बिस्तर पर लेटे थे, गर्दन तक कंबल डाला था और आंखें बंद थी। अंकल, इसने हौले से पुकारा। वो हनूस बेहसो हरकत पड़े रहे। वो चंद लम्हे तासुब से इनका पुरमुज़्दा बीमार वजूद देखती रही, फिर हौले से दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गई। वो सीढ़ियों के वसत में थी जब बैरूनी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो वहीं रेलिंग पर हाथ रखे रुक कर देखने लगी। सोफ़ों पर आराम से बैठी लड़कियां भी तीर की तरह सीधी हुई थीं। दरवाज़ा खोलकर जिहान अंदर दाखिल हो रहा था। एक हाथ में ब्रीफ केस, दूसरे बाजू पर कोट डाले, टाई की नॉट ढीली किए, हल्की ग्रे शर्ट की आस्तीन कोहनियों तक मोड़े। वो बहुत थका थका सा लग रहा था, पहले से कमज़ोर और मुझाई हुई रंगत। दरवाज़ा बंद करके वो पलटा तो एकदम ठटक कर रुका। अस्सलाम वालेकुम। वो जो सीढ़ियों के वसत में खड़ी थी, सलाम करके जीने उतरने लगी। जहान ने चौंक कर सर उठाया, फिर इसे देखकर सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया। फुप्पो से मिलवाना था अपनी फ्रेंड्स को। नाइस टू मीट यू। बगैर किसी मुस्कुराहट के इसने खड़े खड़े मुरव्वतन कहा और जवाब का इंतज़ार किए बगैर ही संजीदा तासुरात के साथ किचन की तरफ बढ़ गया। ये अंजुम बाजी ने सवालिया निगाहों से इसे देखा। फुप्पो का बेटा जिहान। वो कदरे खफत से तारुफ करवाते हुए आखिरी जीना उतर कर सोफे पर आ बैठी। वहाँ से किचन का आधा मंजर दिखाई देता था। जहान का कोट राहदारी में लगे स्टैंड पर लटका था और ब्रीफ केस काउंटर पे। वो खुद भी काउंटर से टेक लगाकर खड़ा पानी की बोतल मुंह से लगाए घूंट भर रहा था। साथ ही पुप्पो कैबिनेट से कुछ निकालती दिखाई दे रही थी। घर छोटा था और राहदारी मुख्तसर, सो किचन में गुफ्तगू करते अफराद की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। ने ज़मीन जल्दी। वो बोतल रखकर इनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हामान समदी। जवाबन वो ज़रा उखड़े अंदाज में दुरुस्ती से तुर्क में कुछ बोला तो डीजे से कुछ कहती हाले ने चौंक कर किचन की तरफ देखा। जिहान। पुप्पो ने तंबीही निगाहों से इसे घूरा। इसने जवाब में खासी तलखी से कुछ कहते हुए बोतल मेज़ पर रखी। हाले ने कदरे बेचैनी से पहलू बदला। हया इसके चेहरे के उलझे तासुरात बगौर देख रही थी। कुछ देर बाद हाले ज़रा सोच कर बोली, हया, इस्तकलाल स्ट्रीट में आज लिवाइस पर सेल लगी है, वो चेक ना कर लें। उठने का एक बहाना। हया गहरी सांस लेकर खड़ी हो गई। डीजे और अंजुम बाजी भी कुछ समझ पा रही थी। हाँ चलो, मैं ज़रा पुप्पो को बता दूँ। वो किचन की तरफ आ गई। बाकी लड़कियां सोफ़ों से अपने अपने बैग उठाने लगी। अच्छा पुप्पो, हम लोग चलते हैं, हमें आगे शॉपिंग पे जाना है। किचन की चौखट में खड़े होकर इसने जिहान सिकंदर को कतन नज़रअंदाज करते हुए बताया। वो फ्रिज का दरवाज़ा खोले खड़ा कुछ निकाल रहा था। अरे अभी तो आई थी, अभी से जा रही हो? पुप्पो एक मलामत ज़दा निगाह जिहान पर डालकर तेज़ी से इसकी तरफ आई। वो बेनियाजी से खड़ा पानी पीता रहा। फिर वो इसरार करती रही, मगर वो नहीं रुकी। दोबारा आने का वादा करके वो बज़ाहिर बहुत खुश दिली से इनको खुदाफिज करके बाहर निकली। डोरमेट पर रखे अपने जूतों में पाँव डालने तक इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी और इसकी जगह सपाट सी सख्ती ने ले ली थी। वो इन चारों के आगे खामोशी से सड़क के किनारे चलने लगी। जब वो कॉलोनी का मोड़ मुड़कर दूसरी गली में दाखिल हुई तो वो तेज़ी से हाले की जानिब घूमी। हाले, जिहान ने पुप्पो से क्या कहा था? जाने दो हया। हाले ने निगाहें चुराई। स्कार्फ में लिपटा इसका चेहरा कतरे फीका सा था। हाले, मुझे बताओ इसने क्या कहा था? हया, वो किसी और बात से अपसेट होगा, तुम छोड़ो इस किस्से को। हाले, नूर चोला ग्लो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। इसने कंधों से पकड़कर हाले को झंझोड़ते हुए इसका पूरा नाम लिया। चोला ग्लो यानी कि इस गांव के हाले नूर। अच्छा ठीक है, फिर सुनो। इसने मुझे पहले पूछा कि ये कब आई हैं, फिर कहा कि इनके लिए इतना फैलावा करने की क्या ज़रूरत है, और फिर इसने कहा कि मैं सारा दिन कुत्तों की तरह इसलिए नहीं कमाता कि आप यूँ ज़ाया कर दें। इसके कंधों पे रखे हया के हाथ नीचे जा गिरे। बहुत आहिस्ता से वो पलट गई। हया, छोड़ दो। अंजू बाजी ने पीछे से कंधा थपथपाकर इसे तसल्ली दी। छोड़ ही तो दिया है। आज के बाद मैं कभी पुप्पो के घर कदम नहीं रखूँगी। मैं इतनी अर्जा तो नहीं हूँ कि मेरे मगरूर रिश्तेदार मेरी यूँ तौहीन करें। वो कोट की जेबों में हाथ डाले सीध में देखते हुए इनके आगे चलती जा रही थी। आज इसका दिल बहुत बुरी तरह दुखा था। इसने वाकई तहिया कर लिया था कि वो दोबारा पुप्पो के घर कभी नहीं जाएगी। रात सुबांची के गिरदो नवा पर अपने पर फैलाए हुए थी। सब्ज़ारों पर जमी बर्फ़ और पानी बनकर
झील में बहती थी। बाहर की ताज़ा हवा हर सू फूल खिला रही थी। डोरम ब्लॉक्स की चौकोर खिड़कियां बाहर से रोशन दिखाई देती थीं। रात बीत चुकी थी मगर हॉस्टल जाग रहा था। स्प्रिंग ब्रेक शुरू होने में चंद दिन ही थे और छुट्टियों से पहले ही इनकी डोरम में आखिरी रातें थीं। फिर बारी बारी सबको अपने अपने टूर पर निकल जाना था। खतीजा, हया, टाली और चेरी के डोरम में रौनक अपने उरूज पे थी। हया की कुर्सी पे स्विट्ज़रलैंड की सारी एक्सटेंशंस का रिसीवर कान से लगाए बैठी थी। मुस्कुराहट दबाए उंगली पर सुनहरी बालों की लटें लपेटते हुए कह रही थी, मेरा फेवरेट कलर तो ब्लू है। ओह, तुम्हारा भी यही है मोमिन? वो कहने के साथ बमुश्किल हंसी रोके हुए थी। मोमिन काफ़ी दिनों से इसकी तवज्जो लेने की कोशिश कर रहा था मगर वो इसको दिखाने के लिए हॉलैंड की लतीफ़ के साथ नज़र आती थी। लतीफ़ खालिस डिच और कैथोलिक था मगर अफ़गानिस्तान में पैदा होने के सबब इसके माँ बाप ने इसका नाम अपने किसी अफ़गान दोस्त लतीफ़ के नाम पर रखा था। यूँ वो तमाम फ़लस्तीनियों को बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था सिवाय मोमिन के। सामने डीजे की कुर्सी पर हाले बैठी थी और इसके मुकाबिल काउच पर स्पेन की सेंड्रा थी। वो दोनों अपने दरमियान एक मैगज़ीन खोले तबसरा कर रही थी। इस थीम के साथ ये कंट्रास्ट कुछ ओवर लगेगा नहीं? हाले मुतज़ब्ज़ब सी सेंड्रा से पूछ रही थी। चेरी अपने बैंक की सीढ़ी के साथ खड़ी अपने कीपोआ ऑयल की आधी शीशी इनको दिखाते हुए बार बार नफ़ी में सर हिलाते हुए आई डोंट बिलीव दिस कहे जा रही थी। किसी लड़की ने किचन में रखा इसका तेल इस्तेमाल करके ऊपर चिट लगाकर माजरत कर ली थी। चौंके में जल्दी में हूँ सो पूछ नहीं सकी और चेरी को जब से इन चंद बूंदों का गम खाए जा रहा था। इन चीनियों के दिल भी अपने कद की तरह होते हैं, छोटे और पस्त। टाली जो ऊपर अपने बैंक पर बैठी हया को इसराइली नामा सुना रही थी, लम्हे भर को बात रोककर चेरी को देखते हुए बोली, फिर सर झटक कर बात का वहीं से आगाज़ किया जहाँ छोड़ी थी। यू नो, इन इसराइल वी हैव सच सिट्रिक दैट। टाली के नज़दीक दुनिया का सबसे रसीला फल इसराइल का था। सबसे मीठा पानी, सबसे खालिस शहद, सबसे खुशबूदार फल और सबसे सुहाना मौसम इसराइल का था। वो कहती थी, इसराइल जन्नत है, मुक़द्दस और बाबरकत सरज़मीन है। और इसके जाते ही हया और डीजे इसके फ़िक्रे में यूँ तरमीम कर लेती कि फ़लस्तीन जन्नत है, मुक़द्दस और बाबरकत सरज़मीन है। अब भी हया बहुत इन्हिमाक से दोनों हथेलियों पर चेहरा गिराए इसकी बातें सुन रही थी। जो भी था, इसराइल नामा सुनने में मज़ा बहुत आता था। धीमी आवाज़ में बात करने के बावजूद इन सब की आवाज़ों ने मिलकर शोर कर रखा था और इस सारे शोर में डीजे अपने बैंक के ऊपर बिस्तर में लेटी तकिया मुंह पर रखे हुए थी। इनकी आवाज़ें बुलंद होती गईं तो इसने मुंह से तकिया हटाया और चेहरा ऊपर करके बेजारी से इनको मुखातिब किया, प्लीज़ शोर मत करो, मेरे सर में दर्द है, मुझे सोने दो। ओके ओके। हाले ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। सब ने शी करके एक दूसरे को चुप करवाया और धीमी धीमी बुड़बुड़ाहटों में बोलने लगी। डीजे वापस लेट गई और तकिया मुँह पर रख लिया। हाँ चाँद, मैं चाँद को ही देख रही थी, सारा जो अपनी लट को उंगली में मरोड़ते मुस्कुराते हुए कह रही थी। दूसरी तरफ कुछ सुनकर ज़रा गड़बड़ाई। अच्छा, आज चाँद नहीं निकला? ओह, मैंने शायद फिर अपने तस्वुर में देखा था। मुझे यही कलर स्कीम चाहिए और अगर इसके साथ हम ये फूल कर लें तो वो मैच कर जाएंगे। फिर ये रंग। सेंड्रा मैगज़ीन के सफ़े को पलटकर पीछे से कोई दूसरा सफ़ा निकालकर हाले को दिखाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इनकी आवाज़ें फिर से बुलंद होने लगी। चंद सानिये बाद डोरम में फिर से शोर मचा था। कैन समवन प्लीज़ शट अप? डीजे ज़ब्त खोकर उठी और ज़ोर से चिल्लाई। वो पिछले 2 घंटों में कई दफ़ा इनको खामोश होने का कह चुकी थी मगर बार बार लड़कियों की आवाज़ें बुलंद हो जाती थी। लेकिन इसके यूँ चिल्लाने पर एकदम से डोरम में आवाज़ें फ़ौरन बंद हो गईं। बस तुम आराम करो, हम चुप हैं, अब सब आहिस्ता बोलो। अच्छा, हया ने जल्दी से मुस्कुराकर इसे तसल्ली दी। वो कुछ बुड़बड़ाते हुए वापस लेट गई और कमरे में सब मध्यम सरगोशियों में बातें करने लगे। चंद पल मज़ीद सिरके। फिर इसराइल में हमारा मुक़द्दस दरख्त। सबसे पहले टाली की आवाज़ बुलंद हुई थी, फिर सारा, फिर हाले और फिर चेरी, जो अब तक सबको मुतवज्जह करने की सही करते हुए इन्हें बोतल दिखा रही थी। मतलब ये कहाँ की अखलाकियात हैं कि किसी का तेल इससे पूछे बगैर इस्तेमाल कर लिया जाए। शोर वापस लौट रहा था। डीजे एकदम उठी, कंबल उतार कर फेंका, बैंक की सीढ़ियाँ फैलांग कर उतरी, अपनी मेज़ पर रखा स्वेटर गर्दन में डाला, साथ रखी 3 किताबें उठाई, तह करदा ऐनक खोलकर आंखों पर लगाई और खामोशी से किसी की तरफ भी देखे बगैर बाहर निकल गई। इसने अपने पीछे धड़ाम से दरवाज़ा बंद किया था। डोरम में एकदम सन्नाटा छा गया। सब ने एक दूसरे को देखा। सारा ने बिना कुछ कहे रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। चेरी ने खफत से अपनी बोतल वापस बैग पर रखी। हाले और सेंड्रा ने मैगज़ीन बंद कर दिया। बहुत सी नादम निगाहों के तबादले हुए। वो नाराज़ हो गई है, अब क्या करें? हाले बहुत आहिस्तगी से बोली।
ठहरो, मैं इसे मनाती हूँ। हया ने कंबल पर परे हटाया और बैंक की सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई। मेज़ पर रखा अपना दुपट्टा उठाया और चप्पल पहनते हुए बाहर निकल गई। पीछे कमरे में अभी तक सन्नाटा छाया था। स्टडी साथ ही थी, इसे पता था डीजे वहीं होगी। इसने दरवाज़ा धकेला तो वो खुलता चला गया। वो सामने राइटिंग टेबल पर किताबें फैलाए बैठी थी। चौखट से इसका नीम रुख ही नज़र आता था, फिर भी वो देख सकती थी कि वो रो रही है। इसका दिल एकदम बहुत ज़ोर से दुखा। वो दबे कदमों चलते हुए इसके करीब आए। डीजे। खतीजा बाएं कनपट्टी को उंगलियों से मसलते चेहरा किताब पर झुकाया आंसू पीने की कोशिश कर रही थी। डीजे, वी आर रियली सॉरी। वो कुर्सी खींचकर एक साथ बैठी और इसका हाथ थामना चाहा। डीजे ने सख्ती से हाथ छुड़ा लिया। इसे बेहद मलाल हुआ था। सॉरी यार, हमने तुम्हारा ख्याल नहीं किया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो जवाब दिए बिना ही यूं ही कनपट्टी को उंगली से मसलती किताब पर सर झुकाए बैठी रही। सर में दर्द है? इसने हौले से पूछा। डीजे ने इस्पात में सर हिला दिया। टैबलेट ली है कोई? हाँ, वो हथेली की पूंछ पर गीले रुखसार रगड़ते हुए बोली तो आवाज़ भारी थी। सिर्फ यही बात है? इसने गौर से इसका चेहरा देखा। मुझे घर याद आ रहा है। तो रो क्यों रही हो? सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद हमने घर तो चले जाना है ना। सेमेस्टर ख़त्म होने में बहुत देर है। इसने चेहरा उठाकर बेचारगी से इसे देखते हुए कहा। ऐनक के पीछे इसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। देर कहाँ, फरवरी में हम इधर आए थे। मार्च गुजर गया, अप्रैल गुजर रहा है, मई आने वाला है, जून में एग्ज़ाम्स होंगे और जुलाई में हम पाकिस्तान होंगे। 5 माह तो ख़त्म भी हो गए। डीजे भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। क्या ज़िंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? इससे भी जल्दी गुजर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता और हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है। इख्तिताम, डी एंड, खल्लास। इसने हाथ झाड़कर जैसे बात ख़त्म की। डीजे ने चंद लम्हे डुबडुबाई आंखों से इसे देखती रही। हया, मैंने कल अपनी अम्मी को ख्वाब में देखा था। वो बहुत बुरी तरह रो रही थी, इतनी बुरी तरह कि मेरा दिल डूब रहा है। पता नहीं घर में सब ठीक भी हैं या नहीं। मैं घर का आखिरी बच्चा हूँ और आखिरी बच्चों के हिस्से में हमेशा बूढ़े माँ बाप आते हैं। मेरा दिल इनके लिए दुखता है हया। मैं समझ सकती हूँ, मगर हम क्या कर सकते हैं? 3 माह तो हमने यहाँ गुजारने हैं ना। हम पाकिस्तान चले जाएं? तुम जानती हो ना ये नामुमकिन है। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हम 5 माह ख़त्म होने तक तुर्की नहीं छोड़ सकते। मैं मुस्तकिल जाने की बात नहीं कर रही, बस चंद दिन के लिए स्प्रिंग ब्रेक में हम इस्लामाबाद चले जाएं। हया ने गहरी सांस ली। मेरी भी कज़न की शादी है, मगर मैं इसे कुर्बान कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि अगर हम अभी पाकिस्तान गए तो वापस आते हुए हमारा दिल ख़राब होगा और फिर यूँ तुर्की में अकेले घूमने फिरने का मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। अकेले? डीजे ने इस सजाइया सर झटका। तुम्हें पता है हम दोनों ने ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्यों अप्लाई किया था? क्योंकि हम दोनों को अकेले आज़ादी से वक्त गुजारने का शौक़ था। ऐसी आज़ादी जिसमें अब्बू और भाइयों की रोक टोक ना हो। मगर इंसान आज़ाद तभी होता है जब वो तन्हा होता है, और ये वही तन्हाई कैद कर लेती है। हर आज़ादी में कैद छुपी होती है। जैसे अब हम तुर्की में कैद हैं और मुझे लगता है हम कभी वापस पाकिस्तान नहीं जा सकेंगे। हया ने जैसे तासुफ से नफ़ी में गर्दन हिलाई, फिर निगाह मेज़ पर पड़ी रखी डीजे की मोटी सी फ़लसफ़े की किताब पर पड़ी, जिसके सरवर्क पर सुकरात की तस्वीर बनी थी। इसकी पेशानी पर बल पड़ गए। परे हटाओ इन बूढ़े अंकल को, इन्हीं को पढ़ पढ़ कर तुम्हारा दिमाग ख़राब हुआ है। सुकरात को कुछ मत कहो। डीजे ने तड़प कर किताब पीछे की। अफलातून गवाह है कि सुकरात ने किस अज़मत और बहादुरी से जहर का प्याला पिया था। मेरी तो 7 नस्लों पर एहसान किया था। वो तनक कर कहते हुए खड़ी हो गई। और हम कोई पाकिस्तान नहीं जा रहे। 7 दिन और तुर्की के 7 शहर, ये प्रोग्राम है हमारा। डन डन। डीजे मुस्कुरा दी। और सुनो, आज टाइम चेंज हो गया है, घड़ी 1 घंटा आगे कर लो। वो डीजे को नॉर्मल होता देखकर टाली का इसराइलनामा सुनने वापस चली गई। ओह नहीं, यहाँ भी वही मुशर्रफ वाला नया टाइम पुराना टाइम। डीजे ने झंझलाते हुए किताब खोल ली। इसे नए टाइम पुराने टाइम से ज़्यादा कोफ्त किसी शय से नहीं होती थी।